हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। जैसा कि हर वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करते हैं, आज भी ऐसा ही है। आज का हमारा टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट्स। इसके 20 MCQ आज अपन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, अधिकार शुल्क। रॉयल्टी वह राशि है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को उसे सौंपे गए डैश डैश के बदले में चुकाई जाती है। तो हमें रॉयल्टी के बारे में पता है, एक व्यक्ति के पास कोई एसेट होती है, वो असेट्स के अपने जो अधिकार है वो दूसरे को देता है। अधिकार शुल्क में नाम से ही पता लगता है कि शुल्क किस बात का लिया जाता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ राइट्स देती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के पास खान माइंस होती हैं और गवर्नमेंट ये राइट किसी व्यक्ति को देती है कि आप यहाँ से माइनिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से स्टोन या सैंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से पत्थर कोयला बजरी निकाल सकते हैं। ये राइट गवर्नमेंट देती है, तो सामने वाला बदले में रॉयल्टी देता है। तो वो रॉयल्टी क्यों देता है? किसी विशिष्ट अधिकार के बदले में। तो ये बहुत सिंपल सा है कि जब आप सामने वाले को कुछ स्पेसिफिक राइट्स देंगे, इन ल्यू ऑफ दैट बदले में वो आपको रॉयल्टी देगा। तो ये इसका बेसिक मीनिंग हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, लघु कार्य राशि क्या है? हम सिंपल बात करते हैं। अगर आपने ये चैप्टर हमारे ऐप पे देख रखा है, उसमें मैंने सारे 3 वीडियोस बनाए हैं और उसमें बता रखा है कि कैसे रॉयल्टी को समझा जाता है, टॉपिक को समझा जाता है। तो आप वहाँ से फिर तो आपके लिए बहुत इजी है। अदरवाइज़ इस MCQ के थ्रू भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको डायरेक्ट ही बात समझ में आ जाए। सपोज़ कीजिए गवर्नमेंट ने 10 रुपया पर टन रॉयल्टी सेट किया है और एक व्यक्ति ने वहाँ से 4000 टन कोयला निकाला। सपोज कर ले, कोयले का एग्जांपल ले लेते हैं और 10 रुपये बहुत कम रेट रख लेते हैं। तो 4000 टन किसी व्यक्ति ने कोयला एक्सट्रैक्ट किया, 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से 40,000 रुपये रॉयल्टी बनी। लेकिन गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट करते समय ही उसके अंदर शर्त डाल दी थी कि मिनिमम रेंट 60,000 रुपये होगा। यानी आप कितना भी कोयला निकालो, कम से कम आपको 60,000 तो देना ही देना होगा। तो जब कोई व्यक्ति एक्चुअल में कम प्रोडक्शन करता है, कम सेल करता है, कम किससे कम? मिनिमम रेंट से भी कम, मिनिमम रेंट से भी कम प्रोडक्शन करता है, तो ये स्थिति कहलाती है शॉर्ट वर्किंग। इंग्लिश में इसे कहते हैं शॉर्ट वर्किंग, हिंदी में इसे कहते हैं लघु कार्य। तो एक बार आपको मीनिंग समझ में आ गया। उसने जो प्रोडक्शन किया उस हिसाब से उसकी रॉयल्टी बनती है 40,000, पर न्यूनतम किराए की शर्त के हिसाब से उसकी रॉयल्टी बनती है 60,000। तो ये जो स्थिति है ये लघु कार्य कहलाएगी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सूट होगा। पहले पॉइंट में औसत किराया लिखा है, दूसरे पॉइंट में औसत रॉयल्टी लिखा है, तो औसत औसत तो आप छोड़ ही दो। थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। थर्ड में लिखा है वास्तविक रॉयल्टी का न्यूनतम किराए पर आधिक्य है। अब देखो, मैं फिगर्स भर के समझाता हूँ। वास्तविक रॉयल्टी कितनी हुई? 40,000। न्यूनतम किराया कितना हुआ? 60,000। तो ये लाइन तो जमी नहीं। अगली लाइन देखो, न्यूनतम किराया कितना है? 60,000। वास्तविक रॉयल्टी कितनी है? 40,000। इसी स्थिति की वजह से ही तो शॉर्ट वर्किंग की स्थिति या लघु कार्य की स्थिति उत्पन्न हुई। बिल्कुल सही है। तो ये इसका हिंदी में डेफिनेशन है, न्यूनतम किराए का वास्तविक रॉयल्टी पर आधिक्य। इसे एक और उल्टे तरीके से भी बोला जा सकता है, पर अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है एक्चुअल रॉयल्टी से, तो शॉर्ट वर्किंग की स्थिति उत्पन्न होती है। थर्ड क्वेश्चन है, रॉयल्टी खाते को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो रॉयल्टी पाने वाले के लिए इनकम है, रॉयल्टी देने वाले के लिए खर्चा है, लेकिन ये P&L में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये P&L में है। इन जनरल रॉयल्टी का जो आंसर है वो P&L में जाता है। एक ख़ास दशाओं में ट्रेडिंग में भी जा सकता है, बट अभी अपन कंफ्यूजन नहीं करते। अभी अपन रॉयल्टी को रिलेटेड टू सेल्स मानते हैं और इसे लाभ हानि खाते में लिखते हैं। बी इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट किसके द्वारा संधारित किया जाता है? बहुत ध्यान से अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बार बार देता हुआ चलूँगा। सपोज़ कीजिए कि 36,000 रुपये एक्चुअल रॉयल्टी का बिल बना, मतलब जो बंदे ने प्रोडक्शन किया उस हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी बिल बना 36,000। लेकिन
मिनिमम रेंट था 40,000। तो आपको पता है कि अभी तो जो लेसी है, जो प्रॉपर्टी को लीज पे लेता है, उसे 40,000 रुपये देने होंगे। मैं आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझाता हूँ। जो दे रहा है उसके लिए खर्चा है, जो दे रहा है उसके लिए खर्चा है, वो रॉयल्टी को डीआर करेगा। शॉर्ट वर्किंग शॉर्ट वर्किंग को डीआर करेगा टू लैंडलॉर्ड, और ये कहेगा कि मुझे 40,000 रुपये देने हैं। तो जो दो पार्टीज़ होती हैं, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी उसे कह लें जो प्रॉपर्टी को लीज पे देता है, और सेकंड पार्टी कह देते हैं जो प्रॉपर्टी को लीज पे लेता है। तो जो प्रॉपर्टी को लीज पे लेता है वो इस तरह की एंट्री करेगा, रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, उसे देने हैं। जो कमाता है जो कमाता है वो रॉयल्टी को सीआर करेगा और लेसी से वसूल करेगा। अब आप देखो, कमाए तो 36 हैं, पर हम लेसी को एज़ पर द अग्रीमेंट 40,000 से डेबिट करेंगे कि हम तो उससे 40,000 चार्ज करेंगे। तो ये 4,000 रुपये हम रॉयल्टी रिज़र्व अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, जितनी रॉयल्टी हमने कमा ली उतनी तो हम रॉयल्टी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जो हमें एज़ पर द अग्रीमेंट मिल रहा है लेकिन हमें फ्यूचर में उसे एडजस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अभी आगे समझ में आएगा कि शॉर्ट वर्किंग को फ्यूचर में एडजस्ट करने की शर्त भी होती है। अगर ऐसा है तो आप 4,000 जो रॉयल्टी आपने नहीं कमाई है पर आपको अभी मिलने वाली है, तो उसके लिए आप रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो लेसर होता है, जो प्रॉपर्टी को पट्टे पे देता है, जो प्रॉपर्टी का स्वामी है, वो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाता है। तो मैं सीधा भी इसका आंसर दे सकता था कि रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट कौन बनाता है, जो प्रॉपर्टी का स्वामी है, लेकिन तब शायद आपको समझ में नहीं आता। जो अभी एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है वो शॉर्ट वर्किंग खाता ओपन करता है, उतनी ही राशि के लिए जिसको 4,000 अभी फालतू या एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो रॉयल्टी रिजर्व खाता ओपन करता है। तो चौथे का आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट इज न्यूनतम किराया खाता, मिनिमम रेंट अकाउंट कौन बनाता है। वैसे तो देखो, आप मिनिमम रेंट अकाउंट को स्किप कर सकते हो, मैंने वीडियोस के दौरान भी समझाया था। आप चाहो तो केवल ये एक एंट्री कर सकते हो, रॉयल्टी डीआर, शॉर्ट वर्किंग डीआर टू लैंडलॉर्ड। लेकिन वैकल्पिक रूप से आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपको 40,000 देने हैं तो आप एक एंट्री ऐसी करो, मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड, मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड, और फिर दूसरी एंट्री में आप लिखो रॉयल्टी डीआर, शॉर्ट वर्किंग डीआर टू मिनिमम रेंट। यानी एक ही एंट्री की जगह अगर आप दो एंट्रियाँ करना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो। इन दैट केस आपको मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ये किसने खोला? ये मिनिमम रेंट अकाउंट जिसने प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है, जो लेसी है, लेसी के द्वारा खोला जाता है। तो आप रट्टे के ज़ोर पे याद कर सकते हो, बट आई डाउट कि आपको रट्टे के ज़ोर पे कितना समय याद रहेगा। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे तो मैं तो कहूँगा आप ऐप के अंदर वीडियोज़ हैं उनको देखिए और अच्छे से समझिए। नहीं तो ठीक है, इस वीडियो के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू जितना समझ में आ सके। रॉयल्टी लागू नहीं की जा सकती खनन में, तो माइनिंग में तो रॉयल्टी होती है, पेटेंट के केसेस में भी रॉयल्टी होती है, क्रय विक्रय में जनरली नहीं होती, कॉपीराइट में होती है। तो इसका आंसर सिंपली बी आ जाएगा। जनरली परचेज सेल्स में रॉयल्टी नहीं होती, वहाँ पे कमीशन या दूसरी तरह की बातें होती है। बाकी माइनिंग में एक पार्टी को माइनिंग राइट दिए जाते हैं, वो माइनिंग करेगा, कोयला, पत्थर, बजरी, जंगल से लकड़ी निकालेगा और बदले में रॉयल्टी देगा। पेटेंट राइट में एक व्यक्ति किसी चीज़ का आविष्कार करेगा, उसके पेटेंट राइट्स लेगा, और जब पेटेंट राइट्स किसी और को इस्तेमाल करने के लिए देगा तो बदले में रॉयल्टी मिलेगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति कोई बुक लिखेगा या कोई आर्टिकल लिखेगा, और जब कोई पब्लिशर उसे छापना चाहेगा तो बदले में बुक का जो ऑथर है उसे रॉयल्टी मिलेगी। तो इन तीनों केसेस में कॉपीराइट रॉयल्टी होती है, परचेज सेल्स में जनरली रॉयल्टी नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी, टीजीटी, कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी, यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी।
इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है, इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं, और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है। लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, वेल लघु कार्य आयोजन खाता, इंग्लिश में इसका नाम हुआ शॉर्ट टर्म प्रोविज़न अकाउंट। वेल शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट प्रोविज़न अकाउंट। तो आपको मैं बताऊं, जैसे अभी मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने प्रोडक्शन कम किया, प्रोडक्शन आपको करना चाहिए था, बट ठीक है किसी रीज़न से प्रोडक्शन कम हुआ, तो रॉयल्टी हुआ डीआर, और जितना मिनिमम रेंट से आप पीछे रह गए उसके लिए आपने शॉर्ट वर्किंग खाता खोला। अभी ये शॉर्ट वर्किंग प्रोविज़न नहीं है, शॉर्ट वर्किंग खाता खोला, और ये पैसे आपको लैंडलॉर्ड को देने हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग का एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपने कम अगर आपने कम प्रोडक्शन किया है तो आपको एक प्रोविज़न बनाना चाहिए। वो प्रोविज़न कुछ इस तरह से बनेगा, पी एंड एल अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग प्रोविज़न अकाउंट बनेगा। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि शॉर्ट वर्किंग खाता कौन खोलता है? लेसी खोलता है। लेसी मतलब जो प्रॉपर्टी को किराए पर लेता है, लीज पे लेता है, और वो एक 4000 रुपये से एक शॉर्ट वर्किंग प्रोविज़न अकाउंट बना सकता है। तो इसने बोला था कि लघु कार्य आयोजन खाते का शेष कहाँ दिखाई देगा, तो आप इस एंट्री से समझो। चूंकि इस एंट्री का सी आर नेचर है
तो सी आर नेचर होने के नाते ये आपको लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा। तो आप इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि जितने भी हम प्रोविजंस बनाते हैं वो आपको लायबिलिटी साइड में दिखाई देते हैं। तो सारे अगर आप समझेंगे तो सी ये आपको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाई देगा। वैसे इसका ये आंसर भी ठीक है बी, लेकिन इसका सी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जिसके लिए पूछा गया है कि शॉर्ट वर्किंग प्रोविज़न का आप क्या करोगे, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा, तो सी सही है। अब जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम हो तो मिनिमम रेंट के प्राप्य होने पर क्या प्रविष्टि होगी। तो बहुत है सिंपल बात, एक ही कॉन्सेप्ट है, घुमा घुमा के पूछेगा। देखो क्या बोल रहा है, जब रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम हो, जैसे मान लेते हैं कि रॉयल्टी 36,000 हो, मैं बार बार एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि बार बार कन्फ्यूज़न नहीं हो, और मिनिमम रेंट कितना हो, 40,000 हो, तो न्यूनतम किराए के प्राप्य, क्योंकि देखो इस क्वेश्चनों में क्या होता है, दो पार्टीज होती है, एक जिसको रॉयल्टी मिलनी है, एक जिसको मिलनी है और एक जिसको देनी है, तो दोनों के लिए अकाउंटिंग का तरीका अलग अलग है। अब 36,000 आपको मिलने चाहिए, लेकिन अग्रीमेंट के हिसाब से आपको 40,000 मिलने वाले हैं, तो 40,000 के मिलने पर क्या एंट्री होगी, या मतलब अभी मिले नहीं है, नॉट मिले हैं, आप 40,000 लेने की तैयारी कर रहे हो, तो 40,000 आप सामने वाले पे चार्ज करोगे। ठीक है, ओके, सिंपल समझो, हमने रॉयल्टी कमाई है इसलिए हम रॉयल्टी को सी आर करेंगे, तो कमाए तो हमने 36 ही हैं, लेकिन हम सामने वाले लेसी पे, सामने वाला जो हमारा ग्राहक है उस पे हम 40,000 चार्ज करेंगे, और ये 4,000 रुपये मैं रॉयल्टी रिजर्व में क्रेडिट करूँगा। मैं नहीं, मतलब आपको भी यही करने हैं। ठीक है, हालांकि ये जब मैं 4,000 क्रेडिट कर रहा हूँ तो इसमें एक अजम्पशन है, और वो अजम्पशन ये होती है कि वो 4,000 जो बंदा हमें सामने वाला दे रहा है वो उसे फ्यूचर में एडजस्ट कर सकता है। मतलब एक होती है रिकूपेबल, रिडीमेबल की कंडीशन, कि आज वो बंदा हमें फालतू दे रहा है लेकिन वो फ्यूचर में कभी उसे एडजस्ट कर सकता है। अगर अगर ऐसी पावर हमने उसे दी है कि आज वो जो फालतू पैसा दे रहा है इन नियर फ्यूचर एक्सेस वर्किंग के केस में वो उसे एडजस्ट कर सकता है, तो सामने वाला शॉर्ट वर्किंग खाता खोलेगा, और जो पाने वाला है, लेने वाला है, वो रॉयल्टी रिजर्व खाता खोलेगा। तो जैसे कि आप एंट्री देखिए, पहली एंट्री है लेसी टू रॉयल्टी रिजर्व, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी एंट्रियों में मैं गड़बड़ बताता हूँ, इसमें लिखा है टू बैंक, इसमें पैसा जा रहा है, तो ऐसा तो है ही नहीं रहा क्वेश्चन में। रॉयल्टी रिजर्व और रॉयल्टी रिजर्व ये तो गलती हो गई, और इसमें पैसा आ रहा है सीधा ही, तो ये एंट्री हम नहीं करते हैं। हम पहली एंट्री में लेसी पे पैसे चार्ज करते हैं, फिर बाद में जब हमें पैसे मिल जाते हैं तो हम बैंक टू लेसी करके एंट्री करते हैं। तो ये एंट्री पट्टे दाता के बुक्स में है, जिसने पट्टे पे चीज़ को दिया है। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जब शॉर्ट वर्किंग की राशि की वसूली का अधिकार समाप्त हो गया हो तथा रॉयल्टी संचय खाते में शेष बचा हो तो स्थानांतरण प्रविष्टि होगी। मैं एक बार आपको वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो रॉयल्टी की राशि है 36,000, मिनिमम रेंट है 40,000, तो अभी आपको पता है कि सामने वाले को मजबूरी में 40,000 देने पड़ेंगे, उसका दिल दुखेगा, और उसने 4,000 एक तरह से फालतू दिए, बरोबर है। ठीक है, हमने उसे कहा कि तू चिंता मत कर, ये 4,000 तू अगले 2 साल में एडजस्ट कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि मान ले अगले साल ही ऐसा हुआ कि जो रॉयल्टी है उसकी अमाउंट बनी, मान लीजिए 47,000, और मिनिमम रेंट तब भी है 40,000, तो तुझे 47,000 नहीं देने पड़ेंगे। रॉयल्टी की लाइबिलिटी तेरी 47 बनती है, पर तुझे 47,000 नहीं देने पड़ेंगे। ये जो तूने 4,000 रुपये हमें दिए हैं वो 4,000 तू एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जब वो 4,000 फालतू देता है तब वो उसे शॉर्ट वर्किंग बोलता है, लेकिन हम एज पर द अग्रीमेंट उसे ये कह सकते हैं कि अगर आगे जाके एक्सेस वर्किंग की स्थिति हुई तो एक्सेस वर्किंग के केस में जो तेरी एक्चुअल रॉयल्टी लायबिलिटी बनेगी तू उसमें से पैसे को एडजस्ट कर सकता है। हमने उसे कहा कि तू पैसे को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, मान लो कि हमने इसके लिए 2 साल की टर्म फिक्स की। ठीक है, कहानी में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मान लो कि किसी वर्ष में उसको 10,000 फालतू देने पड़े, समझने के लिए समझा रहा हूँ, 10,000 फालतू देने पड़े, और
एक वर्ष में तो एक्सेस वर्किंग की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और एक वर्ष में एक्सेस वर्किंग की स्थिति हुई तो वो 7,000 रुपये अपने एडजस्ट कर पाया। लेकिन अब 7,000 एडजस्ट कर पाया, बाकी के 3,000 वो एडजस्ट नहीं कर पाए, जिसको रिकूप बोलते हैं, वो रिकूप नहीं कर पाया, तो उसके 3,000 रुपये डूब जाएंगे, उसके 3,000 डूब जाएंगे। अब जो सामने वाले के लिए शॉर्ट वर्किंग की स्थिति है, जो बड़ा आदमी होता है, जो फर्स्ट पार्टी होता है, उसके लिए वो रॉयल्टी रिजर्व की स्थिति होती है। ठीक है, तो अब आप यूँ समझो कि अब किसी वर्ष अपने को 10,000 फालतू मिले थे, सामने वाले को हमने कहा कि ये 10,000 हमारे पास फालतू आए हुए हैं, उसके लिए अपन ने रॉयल्टी रिजर्व खाता यूज़ किया। हमने अगले साल उसे कहा तो एडजस्ट करने की कोशिश करना, अगले साल वो एडजस्ट नहीं कर पाया। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वो 7,000 एडजस्ट कर पाया, पर अब वो 3,000 रुपये कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये 3,000 का हमारे को फ़ायदा हो गया। हमारे पास 10,000 फालतू आ रखे थे, उसमें 7,000 तो समहाउ उसने एडजस्ट कर लिए, 3,000 रुपये वो एडजस्ट नहीं कर पाया, एडजस्ट करने का अधिकार वो खो चुका, तो 3,000 का हमारे को फ़ायदा होगा। तो 3,000 से P&L क्रेडिट होगा और रॉयल्टी रिजर्व डेबिट होगा। तो ये एंट्री गलत लिखी हुई है, ये गलत लिखी हुई है, ये सही है। रॉयल्टी रिजर्व टू P&L, इस तरह की एंट्री होगी। तो कहानी है थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि वो आपको, अगर चूंकि मैं डायरेक्ट आपको MCQ वीडियो करा रहा हूँ तो आपको ये कहानियाँ लंबी लग रही होंगी, लेकिन अगर आपने जो वीडियोस ऐप के अंदर हैं वो देख रखे हैं तब आपको ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। खैर, मान लीजिए एक और देखिए क्वेश्चन। एक वर्ष है 2020, 2021, 2022, मिनिमम रेंट था 7,000, पर सामने वाले ने इतना ही कमाया, इतना ही काम किया कि 6,000 की रॉयल्टी हमारी बनती है, तो ये स्थिति कहलाएगी शॉर्ट वर्किंग। सेकेंड ईयर में हमने तय किया था कि हम 8,000 से लेंगे, अगेन उसने कम प्रोडक्शन किया और एक बार फिर शॉर्ट वर्किंग की स्थिति उत्पन्न हुई। और थर्ड ईयर में हमने 9,000 तय कर रखा था कि 9,000 हम तेरे से कम लेंगे, और वो उसने इतना ही प्रोडक्शन किया, 8,000 इतना, तो एक बार फिर शॉर्ट वर्किंग की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस क्वेश्चन में तीनों ही बार शॉर्ट वर्किंग की स्थिति उत्पन्न हुई। किसी क्वेश्चन में शर्त डली हुई थी कि किसी वर्ष की शॉर्ट वर्किंग की राशि अगले 2 वर्षों के देय या आधिक्य में से एडजस्ट की जा सकती है। यानी हमने पहले ही कह रखा था कि कभी अगर शॉर्ट वर्किंग हो गई तो अगले 2 साल में तो उसे एक्सेस वर्किंग में से एडजस्ट कर सकता है। 2022 के P&L में स्थानांतरित की जाने वाली शॉर्ट वर्किंग की राशि कितनी होगी। लेकिन आप देखो इस क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग तो हुआ, लेकिन सामने वाले को कभी एडजस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ये जो पहले साल की शॉर्ट वर्किंग है, इसको 2 साल में एडजस्ट करना था, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, लेकिन ऐसी खुश नसीबी हुई ही नहीं। मतलब लेसी ने कभी दमदार या जोरदार तरीके से प्रोडक्शन किया ही नहीं, कभी उसकी रॉयल्टी लायबिलिटी मिनिमम रेंट के ऊपर गई ही नहीं, तो इस 1,000 रुपये को वो राइट ऑफ, 1,000 रुपये को वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। फाइनली ये 1,000 रुपया उसका P&L में चला जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब वो पहले साल में होगा तो पहले साल में वो कुछ इस तरह की एंट्री लिखेगा, रॉयल्टी को DR करेगा 6,000 से, जो 1,000 उसे फालतू देने पड़ रहे हैं उसके लिए वो शॉर्ट वर्किंग को DR करेगा, टू लैंडलॉर्ड जो प्रॉपर्टी का स्वामी है उसे क्रेडिट करेगा। तो आपने शॉर्ट वर्किंग खाते को बुक्स में लिखा और ये 2 साल के लिए आपकी बुक्स में असेट की तरह लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये 1,000 रुपये आप आगे जाके एडजस्ट नहीं कर पाओगे और ये 1,000 रुपये डूब जाएगा, तब आपको P&L टू शॉर्ट वर्किंग इस तरह की एक एंट्री भारी मन से थर्ड ईयर में करनी पड़ेगी, जब आप इसे एडजस्ट करने का अधिकार खो दोगे, या एक वर्ड होता है लैप्स, जब वो अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल यही हुआ इस क्वेश्चन में। इसने यही पूछा था कि 2022 में P&L में कितना शॉर्ट वर्किंग आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो आपको ये 1,000 रुपये, चूँकि इसका टाइम ख़त्म हो गया है, तो आपको ये वाला राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, समझा हुआ होगा तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं,
इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं। टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट, भूस्वामी जो संपत्ति का स्वामी है, जिसे लैंडलॉर्ड बोलते हैं, लैंडलॉर्ड को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाती है? देखो, एक होता है रॉयल्टी का अमाउंट। मान लीजिए 10 रुपये पर टन के हिसाब से रॉयल्टी है और 5000 टन आपने प्रोडक्शन किया, तो यूँ देखा जाए तो आपकी रॉयल्टी 50,000 होती है। लेकिन आपको मिनिमम रेंट को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लो मिनिमम रेंट 45,000 है तो फिर आपको 50 देने पड़ेंगे, और मिनिमम रेंट मान लीजिए ज़्यादा है तो आपको, मान लीजिए मिनिमम रेंट 55,000 है तो फिर आपको 55,000 देने पड़ेंगे। कहने का मतलब है आपको हमेशा इन दोनों में से जो ज़्यादा राशि होती है वो देनी पड़ती है। इसमें से आप अगर शॉर्ट वर्किंग का पैसा एडजस्ट कर सको, रिकूप कर सको, तो आपको वो रिकूप कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि लेसी कितना अमाउंट लैंडलॉर्ड को दिया करता है, तो वो हमेशा रॉयल्टी की राशि या मिनिमम रेंट की राशि, दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट होता है वो अमाउंट देना होता है उसे। उसमें से दी जाने वाली राशि में से अगर पहले के प्रीवियस ईयर में कभी उसने फालतू पैसा दिया हो, शॉर्ट वर्किंग की स्थिति रही हो और आपको अब एडजस्ट करने का मौका मिल रहा हो, तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप सारे ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे डी ऑप्शन कि रॉयल्टी की राशि देखो या मिनिमम रेंट की राशि देखो, उसमें से जो अधिक हो उसको पिक करो, और उसमें से अगर आप कुछ शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट या रिकूप कर सकते हो, मान लीजिए आपको 2000 एडजस्ट करने का मौका मिला, तो 50 और 55 में से हाईएस्ट हुआ 55, 55 में से 2 काट के 53, वो 53,000 आपको देना पड़ेगा अगर रिकूप करने का मौका मिला तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम रेंट की राशि निम्न में से किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? ये मिनिमम रेंट हम कह रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो कई बार मिनिमम रेंट फिक्स कर देता है। वो किस आधार पे करता है? क्या टाइम के आधार पे, क्या एरिया के आधार पे, या टाइम या एरिया के आधार पे? तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए, मैं खुद को बड़ा आदमी मानता हूँ, अगर मैं माइन किराए पे दे रहा हूँ, अगर मैं कोई खान किराए पे दे रहा हूँ, तो सामने वाला क्या पता ढीला हो, वो प्रोडक्शन करे ही नहीं, धीरे धीरे प्रोडक्शन करे, क्योंकि रॉयल्टी क्या होता है प्रोडक्शन के बेस पे तय होती है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि सामने वाला अगर प्रोडक्शन करने में ढीला रह गया तो फिर हमें तो रॉयल्टी मिलेगी नहीं, हमें तो रेवेन्यू लॉस होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने जितनी बड़ी माइन दी है उसका एरिया देख कर रॉयल्टी सेट कर सकते हैं, मिनिमम रेंट सेट कर सकते हैं। इसी तरह मान लो हमने कोई बुक लिखी, पब्लिशर को बुक लिखने की छापने के लिए दे दी, हमने 20 रुपया पर बुक रॉयल्टी भी तय कर ली कि जितनी कॉपी सेल होंगी आप हमें 20 रुपये पर कॉपी दोगे। अब मान लीजिए कि ऐसा हमें लगता है कि क्या पता कॉपी सेल ना हो या ज़्यादा कॉपी सेल ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता सफिशिएंट रॉयल्टी अमाउंट मुझे ना मिले, तो मैंने टाइम के हिसाब से भी कह दिया कि मैंने कहा सर देखो 1,00,000 रुपये तो मैं आपसे लूँगा ही लूँगा। यानी मैंने वैसे 20 रुपये पर कॉपी बोला है, तो अगर ज़्यादा कॉपीज़ बिकती हैं, मान लीजिए 6,000 कॉपी बिक गई, 6,000 कॉपी मिल गई,
बिक गई तो मैं आपसे 1,20,000 रुपये रॉयल्टी लूँगा, लेकिन कम से कम मैं आपसे साल के 1 लाख रुपये तो लूँगा ही लूँगा। तो ये दोनों पार्टीज़ के बीच अग्रीमेंट की बात है। तो हम बस ये बता रहे हैं कि कई बार मिनिमम रेंट जो है माइन के केस में एरिया के बेसिस पे सेट कर दिया जाता है, और कॉपीराइट वगैरह के मामले में पर एनम के हिसाब से तय कर दिया जाता है। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट इज लघु कार्य खाते के शेष को कहाँ दर्शाया जाता है। तो अगर आपकी बुक्स में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ओपन हो गया है, वाकई में किसी वर्ष में आपने कम प्रोडक्शन किया, अंडर प्रोडक्शन कह लिए, अंडर प्रोडक्शन किया, और आपको अग्रीमेंट के चलते ज़्यादा पैसे देने पड़ गए, तो ये जो शॉर्ट वर्किंग खाता है इसे आप अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाओगे। तो लास्ट एक क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, उसमें और क्लियर कहा गया है कि इसे अपन एज अ करंट एसेट दिखाएंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ये शर्त डली हुई है, क्वेश्चन के अंदर ये शर्त डली हुई है कि हमें अपनी शॉर्ट वर्किंग को एक्सेस वर्किंग में से एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। एक्सेस वर्किंग के केस में जो लाइब्रेरी क्रिएट होगी उसमें से हमें एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। ये अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने जीएसटी अकाउंटिंग पढ़ी है तो जीएसटी अकाउंटिंग में भी ऐसा होता है। देखो जीएसटी अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो परचेजर होता है वो सामान खरीदता है, सामान खरीदते समय वो जीएसटी चुकाता है। ठीक है, जीएसटी चुकाता है, और तब उसे क्या कहा जाता है कि आप जब इस सामान को बेचोगे, आप इस सामान को जब बेचोगे तो उससे जो जीएसटी लाइबिलिटी क्रिएट होगी उसमें आपको इसको, इस इनपुट को एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। उसी तरह से जब किसी बंदे को भारी मन से या रोते हुए मन से पैसे देने पड़ जाते हैं, 36 देने थे 40 देने पड़ गए, 4,000 फालतू देने पड़ गए, तो उसको समझाया जाता है कि तू चिंता मत कर, अगर किसी वर्ष में एक्सेस वर्किंग की स्थिति उत्पन्न हुई तो आपको ये 4,000 रुपये को एडजस्ट करने का मौका दिया जाएगा। तो आप इस 4,000 को, जब तक आपका वो चांस जिंदा है, उसे आप एज अ करंट एसेट दिखाते हो, इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हो। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लघु कार्य राशि बराबर होती है। तो जैसे बार बार आप देख रहे हो कि शॉर्ट वर्किंग कैसे निकला, जैसे आप देखो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 36,000 और मिनिमम रेंट बना 40,000। इस स्थिति की वजह से ही तो शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुआ ना। तो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या हुआ, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। तो आप इसके फॉर्मूले देखिए, सारे फॉर्मूले अच्छे से देखिए, फिर आप देखेंगे सी फॉर्मूला ठीक है कि मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इक्वल्स टू शॉर्ट वर्किंग। आपको लगेगा कि शॉर्ट वर्किंग में बहुत ज़्यादा जोर है। खैर, पट्टाधारी, पट्टाधारी कौन, सेकंड पार्टी, क्योंकि एक तो है पट्टे दाता, हिंदी में बात करें तो एक तो है पट्टे दाता देने वाला, तो ये तो स्वामी हो गया, जिसको दिया गया है, जो पट्टे को धारण करके बैठा है, यानी लेसी की बात चल रही है। तो लेसी द्वारा जो देय रॉयल्टी फीस है उसका क्या होता है, तो वो तो मैंने बता ही दिया। जो रॉयल्टी देता है उसके लिए एक्सपेंस होता है, जो रॉयल्टी पाता है उसके लिए इनकम होता है, और दोनों के दोनों उसे पी एंड एल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसने पूछा था कि लेसी जो रॉयल्टी देता है उसका एंड में कहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो उसका एंड में ट्रांसफ़र होता है पी एंड एल में। तो सी इसका आंसर रहेगा। थोड़े से अच्छा कुछ हिंट्स भी दे रखे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सिंपली हम आपको इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद है एक्सेस वर्किंग किस के बराबर होता है। एक्सेस वर्किंग मैं आपको समझा दूँ, जैसे मान लीजिए कि 5,000 टन का आपने उत्पादन किया, उस हिसाब से आपकी रॉयल्टी बनी 50,000 की, जबकि मिनिमम रेंट 40,000 ही था। तो इस चीज़ को अपन बोलते हैं एक्सेस वर्किंग। जब आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर लेते हो और आपकी जो लाइब्रेरी है वो मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो जाती है, तो अब के बार स्थिति क्या बनी, एक्चुअल रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट आप हटा दो, तो जो निकल के आएगा अमाउंट दैट विल बी नोन एज एक्सेस वर्किंग। तो अब के बार एक्चुअल रॉयल्टी आगे है। वैसे मैं एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा शॉर्ट वर्किंग, और वो आप एक ही बार में समझ जाओगे। एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, तो आप फॉर्मूला देख लीजिए, ये वाला ठीक है, डी वाला फॉर्मूला ठीक है। आप सारे फॉर्मूले जब ये देख लोगे तो डी फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है अधिकार शुल्क का, यानी रॉयल्टी का न्यूनतम किराए पर जो आधिक्य होता है। तो ये अभी वाली स्थिति है कि जब रॉयल्टी जो है वो मार्जिनल रेंट से ज़्यादा होता है तो इसको एक्सेस वर्किंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर लाइन पूरी करें, अधिकार शुल्क का
न्यूनतम किराए पर जो आधिक्य होता है उसे अधिकार्य कहते हैं, या इंग्लिश में कहें एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट नोन एज एक्सेस वर्किंग। ठीक है। यदि लघु कार्य यानी शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करने की अवधि समाप्त हो गई हो तो अपलिखित की जगह एडजस्ट वगैरह वर्ड होता, या शोधन करने की अवधि समाप्त हो गई हो। आपने बहुत साल तक शॉर्ट वर्किंग खाते को अपने पास रखा, आपने ये सोचा कि एक्सेस वर्किंग के केस में मैं इसे एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए, अगर आप शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट नहीं कर पाए तो फाइनली आपको उसे P&L में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, P&L में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन था, इससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। श्री अशोक कुमार ने, इसके बाद वाले सॉरी, श्री अशोक कुमार ने खान पट्टे पे ली है, उसका न्यूनतम किराया 5 लाख है। तो आप समझ रहे हैं कि अशोक कुमार लेसी है, 5 लाख तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। वैसे रॉयल्टी की रेट 5 रुपये पर टन है, आपने 80,000 टन का प्रोडक्शन किया। अब आप देखिए 80,000 टन का प्रोडक्शन किया ना, तो इस हिसाब से आपकी लाइबिलिटी बनती है 4 लाख रुपये, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में देना पड़ेगा 5 लाख रुपया। तो इसने पूछा बताओ कि भुगतान कितना करना पड़ेगा, तो भाई भुगतान तो आपको 5 लाख ही करना पड़ेगा। ठीक है। कि सर अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता तो ज़्यादा देना पड़ता, अभी तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। तो जब आप देंगे तो कुछ इस तरह की एंट्री करेंगे, आप रॉयल्टी को डी करेंगे 1 लाख रुपए के लिए, आप शॉर्ट वर्किंग को डी करेंगे, और ये पैसे आपको लैंडलॉर्ड को देने हैं। और दूसरे हाथ पे अगर मैं आपको लैंडलॉर्ड के लिए बताऊं तो लैंडलॉर्ड अपनी बुक्स में 4 लाख की रॉयल्टी इनकम को क्रेडिट करेगा, और 1 लाख रुपए के लिए वो एक सेपरेट अकाउंट खोलेगा, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, और लेसी से वो 5 लाख रुपए वसूल करने की तैयारी करेगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है जिसमें लिखा है निम्न सूचनाओं से शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग ज्ञात करें। रॉयल्टी की रेट है 10 रुपया पर टन, मिनिमम रेंट है 50,000। पहले वर्ष में आपने उत्पादन मात्र 2,000 टन किया, तो आपसे देख सकते हैं कि पहले साल में मात्र आपने 2,000 टन उत्पादन किया, तो 2,000 टन उत्पादन करने की वजह से आपका जो एक्चुअल रॉयल्टी बना वो 20,000 बना, लेकिन वो आपसे 50,000 रुपया चार्ज करेगा। तो ये शॉर्ट वर्किंग वाला वर्ष है, आपने बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं किया, ढंग से बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं किया, आपको 30,000 एक तरह से फालतू देने पड़ेंगे ड्यू टू दिस शॉर्ट वर्किंग। दूसरे साल में आपने 5,000 टन का उत्पादन कर दिया, तो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी लायबिलिटी 50,000 है, और वैसे मिनिमम रेंट भी 50,000 है। तो सेकेंड ईयर में ना शॉर्ट है ना एक्सेस है। थर्ड ईयर में तो आपने कमाल ही कर दिया, आपने 7,000 टन उत्पादन किया, तो आपकी रॉयल्टी आपको 70,000 रुपये देनी पड़ेगी, और वैसे 50,000 तो देने ही थे, लेकिन अब आपको 70,000 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने एक्सेस वर्किंग की है। मैं बस आपको बता दूँ कि आपको पहले साल में जो आपने 30,000 रुपये दिए थे वो आपको यहाँ एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। यहाँ आप उस 30,000 में से 20,000 रुपये एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि 50,000 तो मिनिमम है, इतने तो आपको देने ही देने हैं। आप ये नहीं कह पाओगे, आप शायद कहना चाहोगे कि सर मेरे 70,000 बनते हैं, पर मैंने ना सर आपको फर्स्ट ईयर में 30,000 फालतू दिए थे, तो मुझे 30,000 एडजस्ट करने का मौका मिले। पर आपको 30,000 एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना वो सामने वाला 50,000 तो आपसे लेगा ही लेगा, तो आपको 20,000 रुपये तक एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में पहले वर्ष में शॉर्ट वर्किंग हुई है, दूसरे वर्ष में तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सही है बिल्कुल, सी ऑप्शन, कि पहले वर्ष में शॉर्ट वर्किंग हुई है और थर्ड वाले वर्ष में आपकी एक्सेस वर्किंग हुई है। होप मैं समझा पाया आपको चैप्टर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। किसी भी प्रकार का कॉमर्स का डाउट है व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर लगातार स्क्रीन पे है। थैंक यू।